जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम लोग इटावा के उस ज्वलंत मुद्दे पर जिससे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन भागवत कथा कहेगा और कौन नहीं कहेगा। सारा मामला तो आपको पता ही है। लेकिन थोड़ी सी आपको डिटेल बता दें, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे कि इटावा मामले पर काशी विद्वत परिषद ने क्या कहा और हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है और हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि कौन भागवत कथा कह सकता है। पहले पूरा मामला बता दें कि इटावा में भागवत कथा हो रही थी। वहाँ पे जो व्यास बने हुए थे वो यादव समाज से बिलोंग करते थे। खैर, आपको बता दें कि आपने पिछले दिनों मेरे कुछ शॉर्ट्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे, मात्र 1 महीने पहले के शॉर्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे जिसमें हमारे यहाँ खुद भागवत कथा कराई गई थी और उस कथा के जो कथावाचक थे वो खुद यादव थे। उनकी तस्वीर मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उनकी भी अपनी निजता है, उनकी अपनी खुद की प्राइवेसी है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जिनको देखना है वो जाके हमारे शॉर्ट सेक्शन में 1 महीने पीछे आप जाएंगे तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वहाँ हुआ क्या इटावा में जानते हैं। हुआ क्या कि दोनों पक्षों की बातों को हम जानेंगे। जो पीड़ित पक्ष है उसने कहा कि हमें यादव जाति का होने की वजह से मारा गया, मेरे बाल निकाल दिए गए, मेरी काफ़ी पुरानी चुटिया थी यानी कि जो सर पे चोटी होती है उसको निकाल दिया गया और भी इनका क्या कहते हैं शुद्धिकरण कराया गया। ये आरोप इनके द्वारा लगा। फिर उसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। वहीं कथा कराने वाली जो पार्टी थी यानी कि जिनके घर पे कथा हो रही थी उनके द्वारा या उनके घर की एक गृहिणी के द्वारा, महिला के द्वारा ये कहा गया कि इन कथावाचकों के द्वारा हमारे साथ मिसबिहेव किया गया, यानी कि हार्ड टच करना या और भी जो भी वाचिक था इनके द्वारा, यानी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन मामला वो तो ठीक था, जो आरोप प्रत्यारोप लगे उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होंगी, लेकिन बाल काट देना और इस प्रकार से शुद्धिकरण करना तो ये कहीं ना कहीं गलत था। अगर कुछ मामला था तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हमारी प्रशासनिक व्यवस्था उससे निपटाया जाना चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है। और इस प्रकार से ये मामला तूल पकड़ता है कि भागवत कथा कौन कह सकता है। क्या सिर्फ ब्राह्मण कह सकता है या अन्य जाति धर्म के लोग कह सकते हैं। तो ये रही अब तक की जो कहानी थी, अब तक के जो घटनाक्रम थे उसको आपको बताने की कोशिश की। अब इस पर भागवत कथा पर काशी विद्वत परिषद ने कई बातें बोली हैं। अच्छा, यहाँ पे झूठ बोलने और अपनी जाति छिपाकर यहाँ पे आने की बात भी कही गई थी। अब जान लेते हैं कि जो बैठक हुई उस बैठक की अध्यक्षता किसने की और क्या पूरा मामला बना। आपको बता दें कि इटावा में जो मामला हुआ, गैर ब्राह्मण होने के कारण भागवताचार्य से जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर काशी विद्वत परिषद ने बैठक बुलाई और इस पर चर्चा की कि क्या ये विषय हमारे समाज को तोड़ रहा है। परिषद के अध्यक्ष पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी की अध्यक्षता में उनके आवास पर आयोजित की गई थी और इसमें सर्वसम्मति से इटावा की घटना की निंदा की गई। यादव होने के कारण कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसमें कहा गया कि भागवत कथा हर हिंदू को कहने का अधिकार है, लेकिन असत्य से बचना चाहिए, यानी कि झूठ बोलकर नहीं। यहाँ पे ये आरोप लगाए गए थे कि जो कथावाचक हैं इन्होंने अपनी जाति छुपाई थी, अग्निहोत्री बताई थी और जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 2 आधार कार्ड मिला, एक यादव वाला मिला और एक अग्निहोत्री वाला, ऐसे आरोप लगे। तो जो ये आपकी परिषद है इसने ये कहा कि आपको कथा कहने की इजाज़त है, आपको ही नहीं, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति कथा कह सकता है, कोई भी वर्ग का कह सकता है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, यानी कि असत्य से बचना चाहिए। और आगे इसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारा सनातन परंपरा है, हमारा सनातन समाज है, हिंदू समाज है, में यदुवंशियों को अत्यंत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनका सीधा निशाना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इन्हें बुलाकर, जो कथावाचक थे इन्हें बुलाकर सम्मान किया गया और फिर उसके बाद उन्हें 21,000 या 51,000 रुपये दिए गए और भी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इनको कहा गया कि हम आपके साथ हैं। इसके बाद जो अहिर रेजिमेंट है वो उस गांव में हमला करती है, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बताया गया कि पूरा पॉलिटिकल मामला, राजनीतिक मामला बन गया, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ
ये हिंदुओं को आपस में लड़वाने की कोशिश और राजनीतिक लाभ लेने की हो रही है। यह हिंदुओं को आपस में समझना चाहिए। इस तरह की घटनाओं के बाद किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने के अधिकार नहीं है। परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन परंपरा में पहले भी तमाम ब्राह्मणेतर लोग रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण से इतर जो ब्राह्मण नहीं है उन लोगों ने भी ऐसे कार्य किए हैं जिनकी गणना ऋषि तुल्य हुई है, जैसे महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, चाहे रविदास जी हों, रैदास हों, इन सारे लोगों को। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ परंपरा में तो जो हिंदू नहीं है यानी कि गैर हिंदू को भी मान्यता दी गई, जैसे रैदास हुए, रसखान हुए, सॉरी रैदास तो हमारे ही परंपरा से थे, रसखान हुए, रहीम हुए, इन सारे लोगों ने भी बहुत सारी बातें सनातन परंपरा से जुड़ी हुई कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया हुआ है। भागवत की चर्चा यानी भगवान की चर्चा करना है। सभी हिंदुओं को अधिकार है कि किसी को भी इससे रोका नहीं जा सकता है। सब मिला जुलाकर काशी विद्वत परिषद ने ये कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू समाज का है, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था से है, वो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा यानी कि भागवत कथा कह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी इस पर राय रखी। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। वैसे इनका ये नारा तो महाराष्ट्र चुनाव से ही निकल के आया था, उसमें इन्होंने ये बोला था और जिसके बाद ये पूरे देश में लग गया था। आपको थोड़ा सा हम डिटेल में ले चलेंगे, हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं इन सारी चीज़ों पे क्या कहती हैं। आपको बता दें कि हमारे संविधान में धार्मिक जो दृष्टिकोण रखे गए हैं उनमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 51(a)(e), ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं हमें ये बताते हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को लेके और भी चीज़ों को लेकर हमारी जो मौलिकता है उसकी रक्षा करता है। जैसे अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है कि सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का निषेध यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 25 से 28 में हमारे लिए या जो हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं उन सभी के लिए अलग अलग बातें हैं और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 51(a)(e) कहता है कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जाति के भेद के बिना धर्म का अभ्यास कर सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है। और ये जो घटना पूरी थी ये उत्तर प्रदेश की इटावा जिले के दंदरपुर गांव में हुई थी, जहां पे 2 गैर ब्राह्मण भागवत कथा कह रहे थे और उन पर ये हमला हुआ था। इन सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा मामला हुआ था। काशी विद्वत परिषद के बयान को हमने डिटेल में बताया। थोड़ा सा इसको हम और ब्रीफ कर दें कि ज्ञान और आचरण को धार्मिक कर्तव्य का आधार बताया, न कि जन्म से, यानी कि ज्ञान जिसके पास है वो भागवत कथा कह सकता है या भगवान की भक्ति कर सकता है या लोगों को समझा सकता है, यानी कि भगवान की बात दूसरे को बताने के लिए किसी भी प्रकार की जाति से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारी बात की जाती है, हमने पीछे बताया कि वाल्मीकि, वेदव्यास, रविदास ऐसे लोग जो हैं वो ब्राह्मण नहीं हैं। भारत में आज भी देश आज़ाद हुआ है और संविधान लागू हुआ है और उसमें इन सारी चीज़ों के अंत की बात की गई है। छुआछूत, अस्पृश्यता, इन सारी चीज़ों के अंत की बात की गई है। धार्मिक भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब की बात की गई है। लेकिन आज भी हमारे देश में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बना हुआ है और उसी का नतीजा है कि जो अभी इस समय देखने को मिला है। आपको बता दें कि कई संगठनों और नेताओं ने इन पर अपनी पूरी रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं, जिसकी बात हमने की थी। हम थोड़ी सी बात करें हम अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो भक्ति आंदोलन हुआ था और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के दृष्टांत, जैसे हमने विदुर की बात करें तो जो महाभारत था, विदुर हैं, वाल्मीकि रामायण है, वेद व्यास महाभारत हैं, ठीक है। ऋषियों का ब्राह्मण न होना ये दर्शाता है कि ज्ञान ही ब्राह्मणत्व होता है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में अगर हम देखें तो संत कबीर, रविदास, नामदेव और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे चोखा मेला जैसे कई संत हुए जिन्होंने जो गैर ब्राह्मण हैं उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। कानूनी पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे जातिगत अपमान और उत्पीड़न को दंडनीय बनाया जाता है, जिसको 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है। IPC की धारा
295A में धार्मिक भावनाओं के अपमान के विरुद्ध की बात की गई है। वहीं IT अधिनियम में सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले अगर पोस्ट होते हैं तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपराधीकरण में माना गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मामले हैं। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में पालघर में भी ऐसी घटना हुई थी जब उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे और उस समय पूरे देश में भूचाल मचा था। हुआ क्या था कि 2 साधुओं को पकड़ के उन्हें इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा वीडियो आपने मीडिया में भी देखा होगा। आज भी जाके आप पालघर कांड करेंगे तो पालघर में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये साधु वाला मामला देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको बता दें कि 2021 में एक मामला निकल गया था। उसमें तमिलनाडु में दलित पुजारियों की नियुक्ति की जा रही थी कि समानता लाया जाए और मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति हो जाए। फिर उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जब मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति की जाने लगी तो कहीं ना कहीं ये संविधान को लागू करने की या समानता को लागू करने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर हम देखें तो जाति के आधार पर धर्म कर्मकांड का एकाधिकार और संवैधानिक भी बताया गया है कि जाति के नाम पर सिर्फ ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। अब ये जान लेते हैं कि काशी विद्वत परिषद क्या है। तो काशी विद्वत परिषद वाराणसी में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्था है जो वैदिक ज्ञान और विद्वानों की चर्चाओं का केंद्र रही है। यह संस्था भारत की समृद्ध शैक्षणिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जो वैदिक ज्ञान में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। काशी विद्वत परिषद की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में स्पष्ट जानकारियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह एक प्राचीन संस्था है जो लंबे समय से वाराणसी में सक्रिय है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य, धर्मशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में विद्वानों को एक साथ लाना और ज्ञान का प्रसार करना। काशी विद्वत परिषद ने हमेशा हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद ने हाल ही में 17 प्रांतों तक अपने कार्यों का विस्तार करने का निर्णय लिया था ताकि व्रत त्योहारों की तिथियों में भ्रम को दूर किया जा सके। आपने देखा होगा कि हर त्योहारों में 2-2 दिन निकल के आ जाते हैं कि आज भी त्यौहार है और कल भी त्यौहार है, तो इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी ये काम कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद का इतिहास, इसकी स्थापना, उद्देश्य और वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह संस्था न केवल वाराणसी और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है और छुआछूत, अस्पृश्यता और भागवत कथा पर जिस प्रकार का इनका निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं देश में सनातन परंपरा को मजबूत करने और हिंदू लोगों को जो भी वर्ण व्यवस्था में हैं उन सभी को एक करने की कहीं ना कहीं पहल की तरह देखी जा सकती है। आपको बता दें कि आज आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष जो है वहाँ हमारा देश पहुंच चुका है, जल्दी गगनयान भी जाने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब भी हमारा देश कितना पिछड़ा है इन सब मामलों में, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाते हैं। चैनल पर नया तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो फिर से याद दिलाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।